भभकती हुई आग ना सही, तुम चिंगारी जलाए रखना। भभकती हुई आग ना सही, तुम चिंगारी जलाए रखना। 15 घंटे पढ़ाई ना सही, तुम 5 घंटे ही बनाए रखना। मरना भी नहीं है, रण छोड़ना भी नहीं। ये संघर्ष के दिन है, यह बात दिल में बनाए रखना। लोगों की फालतू की बातों से दूरी बनाए रखना। थोड़ा ही सही, पर रोज पढ़ाई जारी रखना। रोज पढ़ाई जारी रखना। राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्तम कुमार ऑफिशियल में। आज के हम इस वीडियो में रक्त संरचना और परिसंचरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने रक्त समूह, रक्तदान और RH कारक के बारे में पढ़ा था। अभी तक आपने वो वीडियो ना देखा हो तो अब हमारी जो प्ले लिस्ट बनी हुई है उनमें जाकर देख ले। आज का हम ये इम्पोर्टेंट लेक्चर यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले रक्त की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड में क्या होता है, एक पहले शॉर्ट इसमें पढ़ लेते हैं। ब्लड में दो चीजें होती है, एक तो होती है प्लाज्मा और दूसरा होती है कणिकाएं। ये ब्लड का तरल भाग होती है और ये ब्लड का ठोस भाग होती है। ठीक है, ये कुल ब्लड का कितना 55% भाग है, जबकि ये बचा हुआ जो 45% है वो क्या होती है, कणिकाएं होती है। उसके बाद इसमें दो चीजें पाई जाती है प्लाज्मा में, एक तो जल होता है, दूसरा होता है प्रोटीन। तो इसका जो 90 से 92% भाग है वो होता है जल, और उसके बाद जो 7 से 8% भाग है वो क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन भी इसमें 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन होता है, फाइब्रिनोजन। ये 3 प्रकार की इसमें क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा में क्या है चीजें, 90 से 92% जल, 7 से 8% प्रोटीन। प्रोटीन में भी क्या, 3, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रुधिर प्लाज्मा का क्या 55% भाग रुधिर प्लाज्मा और 45% क्या है रुधिर कणिका। और प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का पीला रंग का होता है और सारे द्रव। क्योंकि ये रुधिर कणिका है, इसका परसेंटेज क्या कहलाता है, हीमेटोक्रिट कहा जाता है। इसका प्रतिशत क्या कहलाता है, जो 45% है इसे को क्या कहा जाता है, हीमेटोक्रिट। सबसे पहले प्लाज्मा में क्या होता है, 90 से 92% पानी, 7 से 8% प्रोटीन। प्रोटीन बनता कहाँ पे, एक लीवर में बनता है। और इसमें 3 प्रकार की क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। और कुल जो 7 से 8% है उसका 40% क्या होता है, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का कारण होता है प्लस मेदा को बनाया गया। इस प्लस मेदा के कारण क्या होता है, रक्त हमारी जो वाहिका है इसमें संचरण होती रहता है। तो ब्लड के संचरण में सहायक जो दाब होता है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा मेदा। तो उसको बनाए रखने का काम कौन करता है, एल्ब्यूमिन, और ये सबसे छोटा प्रोटीन है। उसके बाद दूसरा है ग्लोबुलिन, ये 20% है और ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में सहायक है। हमारे शरीर में इम्यूनिटी बनाए रखने में कौन सा प्रोटीन सहायक है, तो वो है ग्लोबुलिन। उसके बाद है अंतिम में एक है फाइब्रिनोजन। ये सबसे बड़ा प्रोटीन है और ये शरीर में रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। रक्त का थक्का बनाने फाइब्रिनोजन, रोग प्रतिरोधक में ग्लोबुलिन और प्लाज्मा मैदान में एल्ब्यूमिन। और यदि इस टोटल प्लाज्मा में से हम इस फाइब्रिनोजन को माइनस कर दें तो जो शेष चीजें बचती है उसको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, सीरम कहा जाता है।
याद रखना सीरम क्या है, पूरे प्लाज्मा में से हाइड्रोजन को माइनस कर देते हैं, जो बचता है वो क्या कहलाता है, सीरम। ये था ध्रुवीय प्लाज्मा। उसके बाद जो कणिकाएं थी उसमें सबसे पहले कौन सी थी, आरबीसी। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले आरबीसी के बारे में। आरबीसी के बारे में फैक्ट याद रखना, इसका फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल्स। और इसका जो 90 से 99% हमारे कुल जो कणिका है कितनी है, 45%। इसका 90 से 99% क्या होती है, रक्त कणिका होती है। इसका जीवन काल होता है 120 दिन, अर्थात कणिका कितनी, 120 दिन तक कार्य करती है, उसके बाद नई आरबीसी बन जाती है। तो उसका जीवन काल कितना है, 120 दिन। इसकी संख्या कितनी होती है, नौ होती है 55 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब। 1 मिलीमीटर क्यूब कितने, 55 लाख। और मादा में 45 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होती है। इसके साथ उसका आखिर कैसा होता है, उपायतल होता है, बाइकॉन्क्लेव होता है। ये देख लीजिए कैसा होता है बाइकॉन्क्लेव। उसके बाद आरबीसी में के रूप में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःप्रजनन चालिका, ये तीनों चीज का नहीं उपस्थित नहीं होती, स्तनधारी में ये उपस्थित नहीं होती। लेकिन स्तनधारी में अपवाद है एक, ऊंट और लामा। तो ऊंट और लामा के आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःप्रजनन चालिका पाई जाती है। तो इसके क्या है, अपवाद है। इसके अलावा इस आरबीसी का निर्माण क्या होता है, तो वयस्क टाइम में अलग जगह निर्माण होता है, और भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था है उस समय आरबीसी का निर्माण अलग जगह। भ्रूण अवस्था में तो ये क्या बनता है, प्लिया और यकृत में बनता है। आरबीसी का निर्माण क्या होता है, प्लिया और यकृत में। लेकिन वयस्क होने पर ये इसका निर्माण क्या होता है, अस्थि मज्जा में होता है, बोन मेरो में। तो बोन मेरो में इसका निर्माण होता है, क्या है, अस्थि मज्जा में। तो तथा अंत का होता है निर्माण, तो या अंत का होता है प्लियम। प्लियम अंत होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान। और इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। तो याद रखना, एक तो ब्लड बैंक भी इसे कहा जाता है, दूसरा है आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और एक फैक्ट है कि हमारे तापमान सोने टाइम ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। ऊर्जा की कम आवश्यकता के कारण आरबीसी की जो मात्रा है वो 5% तक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि उस टाइम ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, तो आरबीसी की संख्या भी 5% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा आरबीसी में क्या पाई जाती है, हीमोग्लोबिन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करती है। और ये हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु का परिवहन करती है। मतलब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का एक अणु तो ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन करता है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, इसका 4 से 5% भाग इसमें होता है लोहा, फेरस। और जो 90 से 95% होता है वो इसमें पाई जाती है प्रोटीन। कौन सी, ग्लोबिन प्रोटीन। मैं जो पीछे पढ़ा था प्लाज्मा में वो तो है ग्लोबुलिन, और ये कौन सा है, ग्लोबिन प्रोटीन। इसके अलावा ये एक अणु 4 अणु का परिवहन करता है, किस रूप में करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन करता है। ये याद रखना, हीमोग्लोबिन किस रूप में करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन करता है। और हीमोग्लोबिन खुद का रंग तो कैसा होता है, बैंगनी। इसके कारण जो ब्लड का रंग हो जाता है वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। और ऐसा याद रखना, हीमोग्लोबिन का रंग लाल नहीं होता है, इसके कारण ब्लड का रंग होता है वो लाल हो जाता है। उसके बाद एनीमिया रोग होता है। सामान्य हम कहते हैं कि ब्लड की कमी से क्या रोग होता है, एनीमिया।
लेकिन हमारे शरीर में चाहे लोहे की कमी हो, लोहा भी एक प्रकार से ब्लड का ही भाग हुआ, क्योंकि ब्लड में आरबीसी में हीमोग्लोबिन में लोहा है। तो लोहे की कमी है तो ब्लड की कमी भी होगी। तो यदि लोहे की कमी है तो भी वो एनीमिया कहलाएगा। यदि हीमोग्लोबिन की कमी है तो भी एनीमिया होगा। और यदि आरबीसी की कमी है तो इन तीनों की कमी से क्या होगा, होने वाला वो क्या है, एनीमिया हो गए। इसके बाद हमने पढ़ा था, विटामिन पढ़ते थे कि विटामिन बी और विटामिन बी नाइन और विटामिन 12 की कमी से कौन सा रोग होता है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो मेगाब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, आरबीसी की सतह बड़ी उम्र क्या हो जाती है, टूट जाती है। उसे क्या कहा जाता है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। ठीक है, बी नाइन से बी 12 की कमी से आरबीसी के आकार में बड़ी होकर टूट जाती है, जिसे मेगाब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। इसके अलावा आरबीसी की अधिकता हो जाती है, तो इसकी संख्या कितनी होती है, 55 लाख मेल में और फीमेल में 45 लाख। तो उससे अधिक संख्या हो जाए उसे क्या कहा जाता है, पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। पॉली का अर्थ ही है अधिक, पॉलीसाइथेमिया क्या कहलाता है, इसकी अधिकता से होने वाला रोग क्या है, पॉलीसाइथेमिया। और यदि आरबीसी, तो पहाड़ी क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनमें क्या पाई जाती है, आरबीसी अधिक पाई जाती है, सामान्य से अधिक होती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो उसके हिसाब से उसमें हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाएगी। तो इस हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति करने के लिए हीमोग्लोबिन भी अधिक चाहिए। तो उसके लिए आरबीसी की संख्या भी क्या होती है, उनमें अधिक होती है। और एक रोग हमने पढ़ा था, मलेरिया। मलेरिया में ऑक्सीजन की किसकी कमी होती है, आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। याद रखना, डेंगू में तो क्या होती है, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, और मलेरिया में आरबीसी। उसके बाद है हमारे ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स बोले तो WBC, वाइट ब्लड सेल्स। जैसे आरबीसी है उसको क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट्स। उसी प्रकार WBC को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। ल्यूकोसाइट ये क्या है, शरीर के सैनिक है, मतलब शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का कार्यक्रम करता है, WBC करता है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें क्या है, केंद्रक उपस्थित होता है। ना तो आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, ना ही प्लेटलेट्स में केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक ओनली ल्यूकोसाइट्स में उपस्थित होता है। इसका जीवन काल कितना है, 2 से 7 दिन। आरबीसी का हमने पढ़ा था, आरबीसी का जीवन काल कितना था, 120 दिन। जबकि WBC का कितना है, 2 से 7 दिन, लगभग एक सप्ताह जितना क्या है उसका जीवन काल है। लेकिन इसमें WBC में दो टाइप की होती है। WBC में एक तो होती है कणिका में, एक होता है अकणिका में WBC। तो इस अकणिका में एक होती है लिम्फोसाइट, एक होती है मोनोसाइट। तो ये लिम्फोसाइट है, ये इसका अपवाद है। बाकी सब कणिका में हो या कणिका में, उनका जीवन काल 2 से 7 दिन होता है। लेकिन लिम्फोसाइट का जीवन काल कितना होता है, 5 से 7 वर्ष होता है। 5 से 7 वर्ष किसका होता है, लिम्फोसाइट का जीवन काल होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, 6 से 9 हजार मिलीमीटर की। वो आरबीसी की देती 55 लाख और 45 लाख, जबकि ये कितनी है, 6 हजार से 9 हजार मिलीमीटर की। इतनी की संख्या होती है। और इसमें केंद्र क्या होता है, उपस्थित होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए। तो
आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का सही में अनुपात देखे, अनुपात कितना है 600:1, मतलब एक डब्ल्यूबीसी होने पर आरबीसी कितनी 600 संख्या होती है। हमारे शरीर में सर्वाधिक क्या होती है आरबीसी और न्यूनतम होता है डब्ल्यूबीसी। उसके बाद कैंसर डब्ल्यूबीसी की मात्रा सामान्य रूप से बढ़ जाती है। कैंसर में क्या होता है डब्ल्यूबीसी की मात्रा असामान्य रूप से बढ़ जाती है और एड्स में डब्ल्यूबीसी की संख्या अत्यधिक कम हो जाती है। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ती तो किसमें कैंसर में क्या जाती है बढ़ जाती है, जबकि एड्स में क्या होती है इसकी कमी हो जाती है। याद रखना इसकी कमी क्या कहलाता है। हमने पिछले जो वीडियो पढ़ा था उसमें एक शब्दावली पढ़ी थी कि जहाँ पीछे पी नहीं आ जाए उसका अर्थ क्या है कमी। तो इसमें क्या हो रही है डब्ल्यूबीसी की कमी तो क्या कहलाता है ल्यूकोसाइटोपीनिया कहलाता है। और इसमें क्या हो रही है वृद्धि, तो इसे क्या कहलाता है ल्यूकोसाइट्स कहलाता है, तो ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है। ल्यूकोसाइटोसिस में तो क्या होती है वृद्धि, ल्यूकोसाइटोपीनिया में क्या होती है कमी। उसके अलावा मैं दो प्रकार की अभी देखी थी डब्ल्यूबीसी कौन सी, तो कणिका में और एक होती है अकणिका में। तो जो कणिका में ये भी कितने प्रकार की होती है 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, तो पहली है न्यूट्रोफिल्स। कणिका में वो कहते किसे कणिका में कहते हैं डब्ल्यूबीसी में अंदर जगह केंद्र उपस्थित होता है। एक केंद्र किसी में तो क्या केंद्र पालियों में बटा होता है तो किसी में पालियों में बटा नहीं होता। जिसमें ये केंद्र पालियों में बटा होता है उसे क्या कहा जाता है कणिका में डब्ल्यूबीसी, और जिसमें पालियों में बटा नहीं होता उसे कहा जाता है अकणिका में डब्ल्यूबीसी। उनका निर्माण क्या होता है अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। तो तीन कौन कौन सी है, एक तो है न्यूट्रोफिल्स, एक एक तो है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और ईओसिनोफिल्स। कौन कौन सी न्यूट्रोफिल्स, ईओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। तो कुल डब्ल्यूबीसी का 60 से 70% सर्वाधिक क्या हो जाती है न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है। इसका कार्य क्या होता है संक्रमण में संख्या बढ़ जाती है। जो प्रथम रक्षक है शरीर में जब भी संक्रमण होता है इन्फेक्शन, तो सबसे पहले जो डब्ल्यूबीसी काम करती है वो कौन सी करती है न्यूट्रोफिल, अर्थात संक्रमण में इसी का की संख्या बढ़ जाती है और इसे क्या कहा जाता है प्रथम रक्षक भी कहा जाता है। ये डब्ल्यूबीसी से हम लिंग का भी निर्धारण कर सकते हैं कि इसके न्यूट्रोफिल से पता चल सकता है कि वो मादा है या पुरुष है। कैसे पता चलता है क्योंकि जो मादा का केंद्रक होता है न्यूट्रोफिल्स के में जो केंद्रक पाया जाता है मादा के उसके पास क्या होती है एक बार बड़ी संरचना होती है। बार बड़ी संरचना होने के कारण क्या होती है फिर लिंग का पता मिल जाता है क्योंकि मादा में न्यूट्रोफिल्स के केंद्र के पास बार बड़ी पाई जाती है, ठीक है। पुरुष में ऐसी कोई बाल बड़ी जैसी संरचना नहीं होती, तो उससे पता चल जाता है कि लिंग कौन सा होगा। इसके बाद दूसरा है इयोसिनोफिल, ये 2 से 5% है और एलर्जी की स्थिति में हिस्टामिन के विरुद्ध उसमें संख्या में वृद्धि कर रही है। एलर्जी में क्या होता है हिस्टामिन बनता है, उस हिस्टामिन के विरुद्ध में अपनी संख्या में वृद्धि कौन करता है वो है इयोसिनोफिल। तो संक्रमण में किसकी वृद्धि होती है न्यूट्रोफिल्स की, भाई एलर्जी में किसकी वृद्धि होती है इयोसिनोफिल्स की वृद्धि। उसके बाद है बेसोफिल्स, ये न्यूनतम पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है बेसोफिल्स, कितनी होती है 0.5 से लेकर 1% तक पाई जाती है बेसोफिल्स। इसका कार्य करता है रिपेयरिंग, शरीर के अंदर तक जमीन से रोकता है और सेरोटोनिन सबका पक्का बनाने रखा हुआ है। ये जो बेसोफिल्स होता है ये रिपेयरिंग और सेरोटोनिन के निर्माण में सहायक होती है।
तो ये पेरिन और सेरोटोनिन क्या होता है, ये शरीर के अंदर रक्त जमने से उठता है। तो शरीर के अंदर रक्त जमने से कौन उठता है, ये पेरिन, ताकि हमारे वाहिकाओं में रक्त न जमे और इसका संचरण आसानी से हो सके। तो वो कार्य कौन करता है, हेपेरिन। तो हेपेरिन के निर्माण में भी बेसोफिल्स काम आती है। उसकी जगह फिर सेरोटोनिन ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक, शरीर के बाद जब ब्लीडिंग होती है तो रक्त बनाने में सहायक कौन होता है, सेरोटोनिन होता है। तो सेरोटोनिन के निर्माण में सहायक होता है, तो उसी के निर्माण में भी बेसोफिल्स काम आती है। तो दोनों ही पेरिन और सेरोटोनिन दोनों के निर्माण में बेसोफिल्स काम आती है। उसके बाद दूसरी में पड़ी थी अकणिका में। तो अकणिका में हमने देखा था कि इसमें केंद्रक पानी में बटा नहीं होता और निर्माण उनकी का होती है लसिका ग्रंथि, थाइमस व प्लियम। याद रखना, कणिका में का तो अस्थि में जन्म होता है, जबकि अकणिका में डब्ल्यूबीसी का निर्माण का होता है लसिका ग्रंथि, थाइमस व प्लियम। तो कौन कौन सी अकणिका में डब्ल्यूबीसी है, तो वो पहले ही मोनोसाइट्स, पहली है मोनोसाइट्स और दूसरी है लिम्फोसाइट्स। तो ये जो मोनोसाइट्स है, ये कुल डब्ल्यूबीसी का 5 से 10% होती है। ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, लार्जेस्ट साइज कौन सी डब्ल्यूबीसी है, वो है मोनोसाइट्स। और ये एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होती है। एंटीबॉडी के निर्माण में कौन सी सहायक होती है, मोनोसाइट्स। भाई लिम्फोसाइट्स, इसकी मात्रा 20 से 25% होती है। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी, सबसे बड़ी मोनोसाइट, सबसे छोटी लिम्फोसाइट्स। ये दो प्रकार के लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एक होता है बी लिम्फोसाइट। जो ये टी लिम्फोसाइट ये रोगाणु पर सीधा हमला कर शरीर को सुरक्षित करते हैं। हमारे शरीर में जैसे रोगाणु प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले जो अटैक करता है वो कौन करता है, टी लिम्फोसाइट्स करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, थाइमस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइट की प्रशिक्षणशाला कहा जाता है। एड्स में इनकी संख्या कम हो जाती है। टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण क्या हो रहा है, थाइमस ग्रंथि में होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, टी लिम्फोसाइट्स की प्रशिक्षणशाला किसे कहा जाता है, थाइमस ग्रंथि को कहा जाता है। और एड्स में इसकी संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। याद रखना, एड्स में किसकी संख्या कम होती है, लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स की संख्या कम हो जाती है। और ये जो बी लिम्फोसाइट्स है, ये मोनोसाइट्स के जैसे ही एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होती है। हमने पढ़ा देख, एक खड़ी कणिका में, दूसरी है अकणिका में। तो कणिका में हमें 3 पढ़ा, कौन कौन से, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। वही अकणिका में हमने पढ़ा मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स दो टाइप की, एक टी लिम्फोसाइट्स और एक बी लिम्फोसाइट। और न्यूट्रोफिल्स की संख्या में वृद्धि कब होती है, संक्रमण के टाइम। संक्रमण के टाइम किसकी वृद्धि होती है, न्यूट्रोफिल्स की। इओसिनोफिल्स की कब होती है, एलर्जी के टाइम, इसकी संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि। बेसोफिल्स क्या आता है, ये हिपेरिन और सेरोटोनिन के निर्माण में सहायक होता है। कौन सा, बेसोफिल्स। उसके बाद मोनोसाइट्स, ये एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होता है। वही टी लिम्फोसाइट्स है, ये भी एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होता है, क्योंकि ये टी लिम्फोसाइट्स है, ये रोगाणुओं पर सीधा हमला करने में तथा शरीर को सुरक्षित करने में सहायता करता है। वो कौन सा है, टी। तो ये सभी क्या हुए, इसके कार्य हुए। उसके बाद तीसरी चीजें हमारे शरीर में होती है, वो होता है डिम्बाणु, प्लेटलेट्स। इसके कारण शरीर में क्या बनता है, शरीर के बाहर क्या बनता है, रक्त का थक्का बनता है। जैसे हमारे शरीर में ब्लडिंग होती है चोट लगने पर, तो हमारे शरीर में ये डिम्बाणु आते हैं, प्लेटलेट, और वो क्या बनाते हैं, शरीर में थक्के का निर्माण करते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है, जैसे आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स, ऐसे इसको क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। जब ये कहेंगे थ्रोम्बो शब्द दिख गया, इसका अर्थ हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लेटलेट्स की बात कर रहे हैं। जैसे हमने आरबीसी को पढ़ा था, उसका जीवन काल कितना था, 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का कितना था,
2 से 7 दिन। वैसे ही प्लेटलेट्स का जीवनकाल कितना है? 1 से 10 दिन। इसकी संख्या कितनी है? 1.5 से 4.5 लाख तक हो सकती है। तो 1.5 से 4.5 लाख सामान्य रूप में देखें तो 3 लाख मिलीमीटर क्यूब होती है। क्या ये प्लेटलेट्स की संख्या? मैं पढ़ रहा था कि आरबीसी और प्लेटलेट्स में केंद्रक उपस्थित नहीं होता, सिर्फ डब्ल्यूबीसी में होता है। इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता, केवल स्तनधारी में उपस्थित होता है। जो स्तनधारी होते हैं उनके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, बाकी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता। इसका रंग कैसा होता है? नीला बैंगनी रंग की होती है। क्या प्लेटलेट्स नीले बैंगनी रंग के। कार्य में पढ़ लिया चोट लगने की और निम्बाणु। ये जो थ्रोम्बोसाइट्स है, थ्रोम्बोसाइट्स चोट लगने पर किस में बदल जाती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाती है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल के क्या बनाते हैं? रक्त का थक्का बनाना शायद। तो याद रखना कि निम्बाणु का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना। और हमारे जो डेंगू रोग है उसमें क्या होती है? इन बीमारियों में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इसलिए रक्त चढ़ाते समय केवल प्लेटलेट्स ही चढ़ाई जाती है। और ये जो कमी होती है उसे क्या कहा जाता है? देखा था कहीं भी आ जाए पीछे क्या लगना है? पी। तो इसे क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। हमने कल जो रक्त समूह पढ़े थे ए बी वगैरह, उसके अलावा एक ब्लड ग्रुप और है। वो कौन सा है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये रेयर ब्लड ग्रुप है, मतलब बहुत कम पाया जाता है, दुर्लभ रक्त समूह है। इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्यों है? क्योंकि इसका पहली बार वाई एम भेंडे द्वारा 1952 में मुंबई में इसकी खोज की गई थी। तो हमको पता ही है भेड़े कहाँ रहते हैं? बॉम्बे में। तो भेड़े से याद रख लेना कि भेंडे ने इसकी खोज की थी कहाँ? बॉम्बे में 1952 में। इसलिए इसका नाम भी क्या है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इसका दूसरा नाम भी है ओ एच या एच एच ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। बॉम्बे तो ये बॉम्बे मिलने के कारण इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, बाकी इसका नाम क्या है? ओ एच या एच एच ब्लड ग्रुप का है। ये विश्व में 0.0005% लोगों में बहुत रियल है, दुर्लभ रक्त है। इसलिए ये क्या है? 0.0005% आबादी में ही पाया जाता है। ये भी कैसा है? ये एक सर्वदाता रक्त में। सर्वदाता अर्थात इसमें क्या होगा? एंटीजन अनुपस्थित होगी या एंटीबॉडी? बताओ फटाफट समझ में बता। इसमें एंटीजन अनुपस्थित होंगे या एंटीबॉडी? ये रक्त सर्वदाता किस कारण कहलाता है? तो इसमें क्या होगा? एंटीजन अनुपस्थित होगा। जैसे हमने देखा था वो ब्लड ग्रुप में भी क्या नहीं होता? एंटीजन नहीं होता, इसलिए वो भी सर्वदाता है। इसमें भी एंटीजन नहीं होती, ये सर्वदाता है। और ले किससे सकते? ओनली बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले से ही जुड़ सकते हैं। इसके बाद रक्त से संबंधित कुछ और चीजें हैं, जैसे ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर किसे कहा जाता है? कि हृदय द्वारा इस गाढ़ी कोशिका युक्त रक्त को पंप करते समय रुधिर वाहिकाओं की दीवार पर लगाया गया दाब भी क्या कहलाता है? रक्तचाप कहलाता है। इसे एडिनल ग्रंथि द्वारा जो हमारा ब्लड रुधिर वाहिकाओं में बहता है, तो वो जो ब्लड वाहिकाओं की दीवारों पर जो दाब लगाता है उसे क्या कहा जाता है? रक्तचाप कहा जाता है। और ये कौन नियंत्रित करता है? एड्रिनल ग्रंथि। शरीर की जो एड्रिनल ग्रंथि होती है वो इसे नियंत्रित करती है। तो इस ब्लड प्रेशर को मापने का उपकरण क्या कहलाता है? स्पेग्नोमेनोमीटर। हमारे जो बीपी मापते हैं, ब्लड प्रेशर हाथ में जो यह लगाते हैं वो क्या होता है? स्पेग्नोमेनोमीटर होता है। और कलाई की ट्रैंकियल धमनी में से मापा जाता है। हमारी जो यहाँ पे कौन सी धमनी से ये मापा जाता है? तो ये ट्रैंकियल धमनी से मापा जाता है। और इसमें क्या भरा हुआ होता है? स्पेग्नोमेनोमीटर में पारा भरा हुआ होता है। हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120 और 80। तो ये 120 होता है, ये क्या कहलाता है? सिस्टोलिक। सिस्टोलिक कहा जाता है। 120 ml/h की। फिर रक्तदाब की जो उच्च सीमा है वो क्या कहलाती है? सिस्टोलिक। हृदय द्वारा संकुचित अवस्था में लगा हुआ। जब हृदय संकुचित होता है उस समय जो रक्त
स्पाइनियों की दीवार पर जो दाग लगता है उसे क्या कहलाता है? सिस्टोलिक। और जब हृदय शिथिल अवस्था में होता है तब जो रक्त दाब लगता है वो क्या कहलाता है? डायलोस्टिक। तो डायस्टोलिक में क्या होता है? निम्न सीमा, और सिस्टोलिक की होती है उच्च सीमा। उसके बाद रक्त परिसंचरण। तो हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में रक्त परिसंचित कैसे होता है? तो हमारा रक्त का शरीर से जाता है हृदय के पास, हृदय से जाता है फेफड़ों के पास, फेफड़ों से वापस आता है हृदय के पास, और शरीर से जाता है, हृदय से ज्यादा हमारे वापिस शरीर के अंगों तक जाता है। तो ये चलता है और ये कहा जाता है। सबसे पहले जाएगा हृदय के पास, फिर जाएगा फेफड़ों के पास, फिर यहाँ ऑक्सीजन मिलने के बाद आएगा हृदय के पास, उसके बाद वापिस जाएगा अंगों के पास। इस रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की। सबसे पहले किसने बताया था कि अंगों से हृदय, हृदय से फेफड़े तक जा रही है? बताया था विलियम हार्वे ने। इसके अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि रक्त संचरण तंत्र कैसे होता है। देखो मैं पीछे का था लॉजी आएगा, इसका अर्थ क्या है? अध्ययन की बात करें तो एंजियोलॉजी में इसका अध्ययन होता है परिसंचरण तंत्र। दो, हमारे शरीर का जो मानव का परिसंचरण तंत्र है वो कैसा है? बंद परिसंचरण तंत्र और दोहरा परिसंचरण। बंद तो कैसे? मनुष्य में रक्त खुले में नहीं बहकर किसमें बहता है? उद्दीपित वाहिनियों में बहता है, इसलिए ये क्या कहलाता है? बंद परिसंचरण तंत्र। और सेकंड, ये दोहरा परिसंचरण तंत्र कि पूरे रक्त परिसंचरण में हृदय के पास रक्त कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। रक्त परिसंचरण के दौरान रक्त 4 भागों में बटा हृदय दो बार को जीतता है। मतलब हृदय में कितनी बार आता है? एक तो यहाँ से आते समय हृदय के पास आ रहा है, फिर वापिस यहाँ से आते समय हृदय के पास 2 बार आने के कारण से कहता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। और वाहिनी में बहने के कारण से कहता है बंद परिसंचरण तंत्र। और धमनियों की रुकावट की जो जांच की जाती है उसे क्या कहा जाता है? एंजियोग्राफी। अगर धमनियों में ब्लड जो संचित है उसमें रुकावट हो जाए तो उसमें जो जांच की जाती है वो क्या कहलाती है? एंजियोग्राफी। और इसे दूर करना क्या कहलाता है? एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। उसके बाद जो ये धमनी और शिरा है, ये जो हृदय से अंगों तक लेके जाने वाली है धमनी, और यहाँ से ये यहाँ तक लेके जाने वाली शिरा, ये धमनी और शिरा के बारे में पढ़ लेते हैं। धमनी कैसी होती है? इसकी मोटी पित्ती होती है और संकरी गुहा होती है। गुहा कैसे? संकरी। और ये कैसे होती है? मोटी। शिरा होती है पतली भित्ती होती है, चौड़ी, और इसमें बाल और कपाट उपस्थित होते हैं। सबसे पहले धमनी और शिराओं में अंतर क्या क्या है? इसकी दिशा क्या होती है? ये हृदय से अंगों की ओर जाती है, ये अंगों से हृदय की ओर आती है। ये तो अंगों से हृदय की ओर, ये हृदय से अंगों की ओर। ये तो धमनी, ये है शिरा। धमनी में कौन सा बहता है? शुद्ध ऑक्सीकृत रक्त बहता है। इसका उत्पादक उत्पत्ति धमनी, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें अशुद्ध रक्त बहता है डीऑक्सीकृत। इसका उत्पाद कौन सा? उत्पत्ति शिरा है। इसकी स्थिति गहराई में होती है, ये शरीर की ऊपरी सतह पर उपस्थित होती है। इसमें अधिक दबाव होता है, इसमें अपेक्षाकृत कम दबाव होता है। इसकी जो परत होती है वो अपेक्षाकृत मोटी होती है, इसकी जो परत होती है वो अपेक्षाकृत पतली होती है। इसका रंग लाल, और इसमें अशुद्ध है इसलिए इसका रंग क्या होता है? नीला और बैंगनी। इसकी जो गुहा होती है संकरी होती है, क्योंकि ऑक्सीकृत को तेज भाप के साथ संचित करना है इसलिए संकरी होती है। इसकी अपेक्षा पर चौड़ी होती है। ये खाली होने पर चिपकती नहीं, क्योंकि ये शुद्ध है और ये चिपक सकती है, इसलिए इसमें क्या उपस्थित होते हैं? बाल भी उपस्थित होते हैं। इसमें बाल अनुपस्थित होते हैं, इसमें विद्युत प्रवाह को रोकने के लिए बाल उपस्थित होते हैं, क्योंकि अशुद्ध है, ये विद्युत प्रवाह इसका होना सही नहीं होगा, इसलिए इसके बाल होते हैं। और एक चीज होती है केशिका। धमनी और शिरा के नेटवर्क को आपस में कौन जोड़ता है? वो केशिका जोड़ता है। तो इसी के साथ हमारे जो रक्त परिसंचरण और रक्त की संरचना वाला टॉपिक भी पूरा हो गया। इसके साथ हमारे ब्लड वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद। तो धन्यवाद। आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो?
आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। और यदि अच्छा लगा है तो ये अपने दोस्तों के साथ जो एलडीसी वीडियो जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं उनसे शेयर कीजिए। और ऐसी नॉलेज भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।